अस्सलाम दोस्तों, साइड पे मौज़म फ़कर में खुशामदीद। इमरान खान की बनी गाला में मशकूक मुलाकात की खबर आ गई है जनाब सामने। बनी गाला में जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी, वहाँ पर पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, वहाँ पर पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं, उनकी बनी गाला में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। और ये मुलाकात इमरान खान साहब की पार्लियामेंट से, जब उन्होंने वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया था, वहाँ से वापसी पर हुई है बनी गाला में। और तमाम की तमाम पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और बाकी जो तमाम लीडरान थे, ये तमाम के तमाम थे उस वक़्त पार्लियामेंट में। और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक़्त पार्लियामेंट में एक लंबी चौड़ी तकरीर फरमा रहे थे। जब उन्होंने अपना ये वाला सेशन ख़त्म किया, तकरीर ख़त्म की, बाइकआउट किया, बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद एक एक करके जब बनी गाला पहुँचे तो वहाँ पर जाके उनको पता चला कि भाई साहब कोई मुलाकात कड़का गए हैं। मुलाकात किससे हुई, क्यों हुई, इस मुलाकात में कोई पैगाम दिया गया या कोई पैगाम लिया गया, एनआरओ दिया गया, एनआरओ लिया गया, रियायतें दी गई, रियायतें ली गई, क्या है वो? कोई मशकूक मुलाकात है ना जी, मशकूक, आप समझते हैं मशकूक। मसलन ये कि मुलाकात किसी ज़ाती दोस्त हुई या कोई ज़ाती दोस्त था, मुश्तरका दोस्त था, कोई पैगाम लेके आया या पैगाम दे के गया। इस किस्म की जो सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ निहायत तफसील के साथ जिक्र करूँगा और आपको कुछ और जो गुज़िश्ता दिनों के वाक़यात हैं उसकी कुछ एक हल्की सी एक झलक भी पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले अब बात करेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब की। और शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म और पहला हुक्म, उनका पहला हुक्म जारी उन्होंने कर दिया बतौर वज़ीर आज़म। और पहला हुक्म ये जारी किया है कि जनाब डॉक्टर तौकीर शाह साहब उनके होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और यहाँ पे मैं आपको याद करा दूँ, ये वही तौकीर शाह साहब हैं जिनका नाम जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ लिया गया था रिंग रोड स्कैंडल में। ये वही तौकीर शाह साहब हैं जिनका नाम आया था मॉडल टाउन सानेहा में। और ये वही तौकीर शाह साहब हैं जो जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब तौकीर शाह साहब यहाँ पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। और जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था तो तौकीर शाह साहब को बैरून मुल्क पोस्टिंग दे दी गई थी ताकि मामला ठंडा हो जाए। अब तौकीर शाह साहब को दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात नहीं करना चाहती, जो एक बहुत बड़ा और मैसिव फ्रॉड था जहां पर बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के ख़जाने को चूना लगाया। उसमें डॉक्टर तौकीर शाह का नाम लिया जा रहा है। लिहाजा इसका मतलब तो यही है कि अगर तौकीर शाह बिल्ली की छिछड़ों की रखवाली पर अगर बिल्ली को बिठा देंगे तो फिर तो रखवाली होगी, फिर तो छिछड़े बिल्ली नहीं खाने हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद ये तहकीकात अब ना हो सके। इसके साथ साथ जो 180H है मॉडल टाउन का ऑफिस जो मुस्लिम लीग नून का है, और उसके साथ साथ जाती उमरा में जो शरीफ ख़ानदान की जो रेजिडेंस है, इन दोनों मुकामात को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर वाली जो सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें वो यहाँ पर लगा दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको याद है कल भी ये खबर आई थी कि जनाब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब और शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब, इनके नामों इन पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और इनसे ये कहा गया कि इनकी जो बैरून मुल्क रवानगी है ये खुसूसी इजाज़तनामे के साथ मशरूत होगी। लेकिन अब इस लिस्ट में कुछ और नामों का भी इजाफा किया जा रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ज़रिए ये इस वक्त जो लोग एनआरओ का जिक्र मैंने आपसे किया है, जो एनआरओ मांग रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के नाम उस एनआरओ लिस्ट में हो और कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने मुमकिन तौर पर किसी मामले में वादा माफ़ गवाह भी बनना हो, लिहाजा वो कुछ और नाम भी हैं। इसके साथ साथ जब कायदे ईवान का इंतखाब हुआ आज, शहबाज शरीफ साहब ने 174 वोट लिए, कायदे ईवान मुंतखब हो गए। कायदे ईवान मुंतखब होने के बाद उन्होंने ख़िताब किया और उस ख़िताब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने चंद इक़दामात का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उसमें फ़ौरी तौर पर यानी 1 अप्रैल से 10% इजाफे का ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है, उनकी तनख्वाह में भी 10% इजाफे का ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मज़दूरों की जो कम अज़ कम उजरत है मेहनत कशों की, उसको 25,000 रुपये करने का ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है। और यकीनी तौर पर ये जो महंगाई इस वक्त हुई है, इसने ये जो मुतवसत तबका है इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसका तो जुलूस ही निकाल के रख दिया। और सबसे पहले रिलीफ इसी को मिलना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तवज्जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ साहब अपने दीगर पोलिटिकल चैलेंजेस के साथ साथ उनको जो शहबाज स्पीड जिसके लिए वो मशहूर हैं, उनको इस पर काम करना पड़ेगा, मईशत की बहाली पर और मईशत को दोबारा खड़ा करने पर। क्योंकि इस वक्त
जैसे ही उन्होंने वो लिया था अपना कायदेवान का चार्ज और अपनी सीट पर आए थे, कमोबेश उसके कुछ देर बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था और अफ्तारी के टाइम पे बत्ती नहीं थी। जब बत्ती नहीं थी तो उसका मतलब यह है कि फिर वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया कि जनाब पुराने पाकिस्तान की पहली अफ्तारी लोड शेडिंग में मुबारक हो। ये चीज़ें चलना शुरू हो गई, तो जब ये चीज़ें चलेंगी तो फिर इसका बैकलैश आएगा, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त तक जो बिजली है उसका शॉर्टफॉल चला गया 5000 मेगावाट तक, और एक अच्छी खासी अमाउंट है जो इस वक्त देनी है IPPs को भी, और फर्नेस ऑयल मंगाना बहुत लंबे चौड़े क्राइसिस हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जाते वक्त भी अच्छे खासे क्राइसिस मुल्क को छोड़ के गए हैं। उन्होंने फेडरल कैबिनेट के इजलास किए 2, गुज़िश्ता 8 हफ्ते के दौरान 2 इजलास किए, और दोनों के दोनों ख़त के ऊपर किए कि जनाब इस ख़त को हमने किसी ना किसी तरीके से पब्लिक भी करना है, या इसको इस तरीके से स्कैंडलाइज करना है कि गद्दार और मुहब्बे वतन की लड़ाई शुरू हो जाए। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस खिताब में ये जो ख़त वाला मामला है, जो ख़त कॉन्स्पिरेसी है, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने इस हवाले से 2 इक़दामात का ऐलान किया। एक, उनका ये कहना था कि एक GIT बनाई जाएगी जो इस ख़त के सारे मामले पर तहकीकात करेगी और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी कि कौन इसका बेनिफिशरी है, क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या वाक़तन एक फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसी की गई, और फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन कौन हिस्सेदार थे। अगर किसी को फ़ॉरेन फंडेड ये कॉन्स्पिरेसी थी तो उसका फिर तमाम के तमाम चीज़ों का ऐलान किया जाएगा। उनका ये कहा कि अगर मेरे पे शायबा तक हुआ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि एक जो है इन कैमरा सेशन वो होगा, और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, और वो सफ़ीर जिन्होंने ये ख़त लिखा था उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी खारजा को बुलाया जाएगा, वज़ारत खारजा के दीगर हुकाम को बुलाया जाएगा, और उनसे इस पूरे के पूरे मामले पर पूरे ईवान को इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी, ताकि इस मसले के ऊपर जो इबहाम है वो ख़त्म हो जाए और सबको पता चले कि हमारी जो मिलिट्री की आदत है और हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसका इस ख़त के बारे में, इस ख़त की सदाकत के बारे में क्या राय बनती है और वो क्या चाहते हैं। अब जो दूसरा फेज़ है हुकूमत साजी का, उसके अंदर यकीनी तौर पर अब कैबिनेट साजी होनी है, वुज़रा चार्ज लेंगे, अपने काम का आगाज़ करेंगे। कल से बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में गवर्नेंस का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह पर, क्योंकि वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा, क्योंकि इमरान साहब ने मतलब ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम, पंजाबी कहते हैं ना आग मट्ठी नहीं होने देनी, इमरान खान साहब ने इस आग को ठंडा नहीं होने देना। उन्होंने इसको एग्रीवेट करना है, इसको बढ़ाते रहना है, इसके ऊपर पेट्रोल डालते रहना है, क्योंकि इसी में उनकी बका है। और ये काम अपोजिशन आपको पता है फिर हर तरीके से करती रहती है। अच्छा, इसी सारे सिनेरियो के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं आगे की तरफ, वहाँ पर जो माशी बहरान है वो सबसे ज़्यादा संगीन है। और माशी बहरान इस वजह से कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ एक प्रोग्राम में गए थे, $6 अरब के प्रोग्राम में, और उसके ज़रिए उन्होंने IMF के साथ एक बड़ा ही सख्त किस्म का मुआहदा किया था, जिसकी उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने ये बात मानी थी कि यार ये बहुत ही ज़्यादा सख्त मुआहदा है और इसके शदीद तरीन असरात होंगे। अब मौजूदा हालात के अंदर अभी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है रज़ा बाकर साहब, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है, आज मीडिया में रिपोर्ट भी हो रही थी कि वो ये कहते हैं कि IMF की तरफ से ये जो पेट्रोल और गैस की जो कीमतें हैं इनमें इजाफे का और बहुत ज़्यादा दबाव है। कहते हैं जनाब आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, ये कीमतें बढ़ाएं, आपने इन कीमतों को फ्रीज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है अब वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है, लिहाजा इनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली की कीमत और ये जो तमाम प्राइसेस हैं ये मिलकर आपके सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा करेंगे, और जैसे जैसे आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा आपकी इकॉनमी के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। अब रज़ा बाकर साहब की हुकूमत, उसका जो स्टेट बैंक पे उनकी जो हुकूमत है, इसके ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा सवालात हैं, क्योंकि अब अगर चाहें भी शहबाज शरीफ साहब तो वो शायद रज़ा बाकर साहब को तब्दील ना कर सकें, क्योंकि हुकूमत ने जाते जाते उनको भी जो खुद मुख्तारी दे दी हुई है, जो जिस तरीके से कानून साजी
आखिरी उन्होंने 12-14 कानून एक ही गो में पास किए थे, तो उसके ज़रिए जो स्टेट बैंक है उसके गवर्नर की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को काबू करेंगे। अब इसहाक डार साहब तो भी है नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब के पास ये सारी जिम्मेदारी जाएगी और फिर देखना पड़ेगा कि आगे इकोनॉमी को या इकोनॉमी की रिवाइवल में किस तरह के इकदाम करते हैं, क्योंकि इसी से आगे तमाम चीज़ें बेस करेंगी। दूसरा मामला आ जाता है वो तमाम अफराद जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हद तक जो साबिक हुकूमत है उसके साथ शरीक रहे हैं और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे हैं, और उन वसाइल को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया गया है कि उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ कैंपेनें चलाई गई, जिस तरह जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन ऑन सोशल मीडिया हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के घर कल ही अभी एक छापा पड़ा था जिसकी इतलात भी जो है पीटीआई के ही अकाउंट से मिल रही थी। जनाब उनके घर पे रेड शीट हुई है, कोई कंप्यूटर शम्प्यूटर कोई मोबाइल शोबाइल वो ले गए हैं, और साथ ही शहबाज गिल साहब की तरफ से भी ट्वीट आया था कि जनाब मैंने उनको कह दिया था अरसलान खालिद साहब को कि ये चीज़ें आपने इधर नहीं रखनी, घर नहीं रखना, और वो चीज़ें तलाश जो करने आए थे उनको वो चीज़ें नहीं मिली। अब जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त तो मुल्क में किसी की भी हुकूमत नहीं थी, तो जो लोग आए यकीनी तौर पर वो वही लोग थे जो अमूमन ऐसे मौक़ों पर आते हैं जब ट्रेंड चलते हैं, जब नेगेटिव ट्रेंड चलते हैं, जब नेगेटिव मीम्स चलती हैं, जब फिर व्हाट्सएप के अंदर चीज़ें शेयर होती हैं, तो फिर वो जो लोग आते हैं वही आए थे, वही आगे चीज़ें लेके गए हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब ने बता दिया कि उनको पता है कि डॉक्टर अरसलान साहब ने असल सामान कहाँ पे रखा है। अब डॉक्टर अरसलान साहब का नाम भी उसी लिस्ट में आ गया है जिस लिस्ट के अंदर शहजाद अकबर साहब का नाम है, आज़म खान साहब का नाम है और शहबाज गिल साहब का नाम है। अब ये जब लिस्ट सामने आई तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा यार शहबाज गिल साहब तो जाने के चक्कर में थे सैटरडे को, और कि जनाब मैं निकल जाऊं मुल्क से, क्योंकि उन्होंने आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं स्पेन और इटली। वहां पर जो है पीटीआई के जो ओवरसीज़ जो विंग्स हैं उन्होंने मुझे बुलाया कि जनाब आ जाओ फटाफट, आपकी बड़ी ज़रूरत है, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, पीर को आ जाऊँगा। अगर उन्होंने हफ्ते वाले दिन ही जाने नहीं देने का, बह जा तू कितने चल रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे लोगों को शामिल किया जा रहा है, और ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अमल का हिस्सा रहे हैं। उनमें डीजी एंटी करप्शन पंजाब हैं जनाब गौहर नफीस साहब, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, और ये कहा गया है कि जनाब ये साहब भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जो हैं डीजीआईबी डॉक्टर साहब हैं, वो भी सुलेमान शायद उनका नाम है, उनके बारे में भी कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि उनको भी अब तब्दील भी किया जा रहा है और उनकी मूवमेंट को भी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो ज़रा दाएं बाएं ना जा सके, क्योंकि उनके मामलात भी कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने जा रहे हैं। अब ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने लेना है। जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अलवी साहब को कहा गया, सदर अलवी साहब को, कि जनाब जिस तरीके से कासिम सूरी साहब ने तकरीर फरमाई थी, आपने वैसे भी तकरीर फरमानी है, लेकिन फिर उनको मशवरा दिया गया कि, और मैंने आपको याद है कि वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी कि अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त ना हो। उनको उनकी लीगल टीम ने ये बात उनको मशवरा दिया कि जनाब ये वाले काम ना करें, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा, बेहतर ये है कि आप छुट्टी पे चले जाएं। तो इसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब चले गए हैं छुट्टी पे, और शहबाज शरीफ साहब से जो हल्फ है वो चेयरमैन सेनेट साहब ने लिया, सादिक संजरानी साहब ने। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई का माइंड सेट क्या है। ये है वो माइंड सेट जिसके अंदर ये जो पॉलिटिकल जो सफ़र है इसने आगे बढ़ना है, और इन सिनेरियोज़ के अंदर गवर्नमेंट ने अपने काम को लेके आगे चलना है, जहां पर पीटीआई ने हर एक कदम के ऊपर रुकावटें पैदा करने की कोशिश करनी है, और अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अपने जो नैरेटिव्स हैं उसको आगे भी बढ़ाना है, और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, क्योंकि अगर वो जोड़ के नहीं रखेंगे तो इसके फिर बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास इकनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अपनी हुकूमत को एक फ़ाल और मुस्तहकम हुकूमत के तौर पर चलाना, क्योंकि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के पास तो अक्सरियत है नहीं,
अब वो तो अब एक इत्तेहाद की हुकूमत है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, जिसके अंदर JUI भी है यानी MMM भी है, जिसके अंदर MQM भी है, जिसके अंदर बाब भी है, दीगर जमातें BNP भी है, वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। लिहाजा एक इत्तेहाद की गवर्नमेंट को और ऐसे मुख्तलिफुल ख़याल लोगों की हुकूमत को लेके चलना शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होगा, क्योंकि कोई एक भी नाराज़ हो गया तो उनकी हुकूमत भी फारग, उसको भी कोई वो नहीं बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये खासी गंभीर है। इमरान खान साहब की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कोई सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगरचे उन्होंने कल जो अपने शोज़ किए हैं वो इम्प्रेसिव थे, अच्छे थे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन मरकज़ में हुकूमत जाने के बाद और इस्तीफ़े देने के ऐलान के बाद, अगरचे वो अभी तक ऐलान है इस्तीफ़े सेक्रेटेरिएट जो स्पीकर सेक्रेटेरिएट है वहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि वो जो ऐलान वहाँ पे करके गए थे वो भी वापस आ गए ईवान में। कासिम खान सूरी साहब कह के गए थे जनाब मैं जा रहा हूँ, मैं गैर मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं यहाँ पे बैठूँ, आखिरकार वो भी वहाँ पर आ गए। खैर, अब इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो पंजाब है वहाँ पर जो तब्दीली का अमल वो लाना चाहते थे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पड़ गई हैं। ऑल्दो कि आज एक केस था जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, वहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दोनों पार्टियों को मौका दिया कि वो मिल के बैठें, लेकिन ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया एक कमीशन, लोकल कमीशन कि जनाब जाओ जाके डिप्टी स्पीकर साहब जो दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब हैं इनका दफ्तर खुलवाओ, इनको उनके दफ्तर में बिठाओ और जायज़ा लेके बताओ कि पंजाब असम्बली में क्या वाकई ही इतना नुकसान हो गया कि वहाँ पर वोटिंग ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जनाब मैंने कोशिश तो बड़ी की कि ये सियासतदान आपस में मिल बैठ के इस मसले को हल कर लें, लेकिन लगता है कि इस मामले पर भी कोई ना कोई ऑर्डर ही पास करना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो के अंदर जब मामला हाई कोर्ट में है, इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और वहाँ पर अब जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी 16 अप्रैल को वापस आ रहे हैं और आकर ओन चौधरी साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि जनाब वो आकर शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज साहब की हमायत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करेंगे और उनके लिए वोट भी मांगेंगे। अब ये वो सारा सिनेरियो है जिसके अंदर वो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू में के आगाज़ में जिक्र किया था, मशकूक, वो मशकूक मुलाकात अब इस सारे सिनेरियो को अगर हम मद्देनज़र रख के देखें तो हमारे सामने उसके भी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 28 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ये जो 13 दिन हैं ये हैं बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा हसास तरीन दिन, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सबसे बड़े जो जिसे हम कह सकते हैं कि आइनी जो वो खिलाफ वर्जियाँ की गई, जहाँ पर जो जमहूरी असूल हैं उनका मजाक उड़ाया गया और जो आइन की पामाली या उसकी खिलाफ वर्जी का जो नताइज हैं उसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर इसी एक बात का अदा किया गया कि जनाब ये जो 28 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक का जो दिन है उसके लिए इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी मतलब यह है कि इस्तिस्ना चाहिए कि कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई उन 10 दिनों में उठाए जाने वाले इक़दामात के ऊपर नहीं होगी। और इसके लिए यकीनी तौर पर जब दबाव लाने की बात करते हैं, क्योंकि दबाव लाएंगे तभी तो कुछ बातचीत आगे चलेगी, तो ये जो ट्रेंड्स चल रहे थे ये बुनियादी तौर पर उसी लिए था कि यार किसी ना किसी तरीके से ये जो बैक फुट पे पीछे हटाने की जो कोशिश है ये इसी वजह से की जा रही थी कि कोई आगे बढ़ने का रास्ता मिले, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का डर है, उन्हें इस बात का खौफ है कि आज नहीं तो कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट में किसी भी जगह पर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो इमरान खान साहब गए, फिर उनकी बचत का इम्कान 0% है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से मेरी जान बख्शी हो जाए और मेरी खलासी हो जाए। अब इस मुलाकात के अंदर ये मुलाकात, ये मैं आपको बता दूं, गैर सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात थी, किसी सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात या किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात नहीं थी। ये कुछ जिससे होता है ना दोस्त यार, इस किस्म की मुलाकात थी जिसके अंदर ये कहा गया कि जनाब ये कुछ इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनको
उनको इस बात के पे भी जो है इमरान खान साहब, उनको ये बात भी बताई गई कि यार आप कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जा रहे हैं, इस मामले को भी आपको कुछ रोकना चाहिए, नीचे आएँ थोड़ा सा। ये ख़त कॉन्स्पिरेसी की बात अब जितनी आगे फैलाएंगे, ये गद्दारी के फतवे उतनी ज़्यादा तेज़ी से बटेंगे और उसके नुकसानात होंगे और नुकसानात आपको उठाने पड़ेंगे। मशवरे उनको कुछ दिए गए हैं और उन मशवरों पर देखना यह है कि अब इमरान खान साहब किस हद तक अमल करते हैं। आने वाले दिनों में ये बात पता चल जाएगी कि इमरान खान साहब को NRO मिलता है या इमरान खान साहब जो आर्टिकल जो आइन की खिलाफ वर्जी है उस पर सज़ा मिलती है, या वो इन मशवरों पर अमल दरामद करते हुए ये जो ख़त वाला मामला बहुत ज़्यादा उन्होंने आज उछाला है उस पर थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी से हमारे सामने आ जाएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।